गुरुजी मुझे भी आपकी तरह ही शौक लग गया है। अरे अच्छी बात है। गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हमारा आज का जो विषय है वो फाउंडेशन कोर्स का है। फाउंडेशन कोर्स के अंदर प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। मैं सिर्फ बिना कुंडली के भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह, सबसे पहले ध्यान से समझिए हमारा फाउंडेशन कोर्स में क्या है। होता क्या है कि सभी लोग प्लैनेट्स को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, अब बताइए ये प्लैनेट दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर एक, हाउस, किस हाउस में बैठे हुए हैं। नंबर दो, राशि, कौन सी राशि में बैठे हैं? मेष राशि में बैठे हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। यानी कोई भी ग्रह बिना राशि के मीनिंगलेस है। सब लोग राशि को इग्नोर करके हाउसेस पर ध्यान देते हैं। अरे जिस राशि का प्रातः काल में उदय होता है वो आपका लगना कहलाता है। तो इस जातक का लगन कौन सा है? कर्क लगन, यानी कर्क राशि का उदय हुआ। इसके जन्म समय के अनुसार कर्क राशि का उदय हुआ। अब राशियों के गुण धर्म क्या है? चर राशि होती है। देखो मैं यहाँ लिखता जाता हूं और आपको समझाता जाता हूं, ठीक है। चर राशि होती है, चर राशि होती है 1, 4, 7, 10। ठीक है सर, 1, 4, 7 और 10। अरे ये क्या खुले आ रहा है, ओहो हमसे गड़बड़ हो गया। अब ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं अपना बोर्ड ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बोर्ड ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा आपको। सबसे अच्छी चीज से शुरुआत करता हूँ, आप भी क्या याद करोगे, मजा आ गया। अब ये देखिए, ये मैंने D1 चार्ट बना रहा हूँ। बड़े ध्यान से सीखना है आपने। यहाँ इसे मैंने शुरू किया था, वो तो फ्री फंड में ऐसे ही खोल ली मैंने कुंडली, उससे कुछ नहीं आता, इससे आता है। अब मैं बड़ी अच्छी लाइन बोलने जा रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना रेमेडी बताओ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, इनमें सभी म्यूट करना है, नहीं तो मेरे को। अब देखिए ध्यान से बड़े, ठीक है। ये लिखा हमने D1 चार्ट, लिखा हमने D1, ठीक है सर। या इसका क्या नाम है? लगना, लगना चार्ट, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिए। दो रेमेडी ले लीजिए अभी हाथ के हाथ। मैं हमेशा हरे रंग से कुंडली बनाता हूं और मैं अपना रजिस्टर रखा हुआ है, लैपटॉप पे देखता हूं, फिर रजिस्टर पर उतार लेता हूं कुंडली। जब भी आप कुंडली बनाएंगे आपका मरकरी ग्रह बढ़िया होता चला जाएगा। होगी रेमेडी मरकरी की। नंबर दो, आपको जीवन में धन धान्य यश मान चाहिए। ये कुंडली कहलाती है नॉर्थ इंडियन कुंडली, डायमंड कट की। तो डायमंड बने हुए हैं, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? आपका शुक्र ग्रह जो है प्रॉस्पेरिटी दे देगा लाइफ में, और बुध ग्रह आपको व्यापारिक लाभ दे देगा जब आप मैनुअली कुंडली बनाते हैं। प्रैक्टिस करिए, पेन ले आइए, हरा पेन ले आइए, और ब्लू पेन से मैं भरता हूं। क्योंकि जो टीचर है ना ज्योतिष के, वो राहु और केतु नहीं है, वो है बृहस्पति और बुध। ये टीचर है ज्योतिष के, और मास्टरी कौन कराता है? राहु महाराज, प्रिंसिपल है वो ज्योतिष के। कोई गलतफहमी में ना रहे कि बुध करा देता है जी, मरकरी करा देता है। जो ज्योतिष में ट्विस्टिंग आती है, जो रिसर्च आती है, ठीक है, वो केवल और केवल राहु देता है, बुध और बृहस्पति नहीं दे सकते। दे गिव्स यू द क्लासिकल लेवल, लेकिन रिसर्च लेवल नहीं देते। रिसर्च लेवल तो केवल राहु महाराज देंगे, ठीक है। आपको राशियों के सारे गुण धर्म पढ़ाए जाएंगे।
राशियों की दिशा क्या है, राशि की विशेषता क्या है, राशि में शरीर पर अंग क्या है। जैसे मेष राशि है तो वो सिर को रिप्रेजेंट करती है, हेड को। वृष राशि फेस को रिप्रेजेंट करती है। अब आप मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कैसा मेरे फेस पे चोट लग गई, तो देखिए क्या उसकी वृष राशि में गोचर में कोई ग्रह के पापी ग्रह तो नहीं आया? क्या वृष राशि को पापी ग्रह तो नहीं देख रहे? क्या वृष राशि के स्वामी की युति पापी ग्रहों से तो नहीं है? है तो क्या उनमें से किसी की दशा आ गई है? आप समझ आया राशि से क्या मीनिंग चला गया, कितना लंबा चौड़ा चला गया राशि। अब आपको राशि बताते हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 ये चर राशि कहलाती हैं। और ये कहलाती हैं स्थिर लगन की राशि 2, 5, 8 और 11। बड़े ध्यान से सुनना, इसके मीनिंग समझाता हूं आपको। राशियों का पता ही नहीं है सबको। 3, 6, 9 और 12। पहली चर राशि जो होती है हमारी 1, 4, 7, 10। मान लीजिए तुला राशि का लगन जो आता है, सुबह हर लगन 2 घंटे तक होता है। 12 लगन होते हैं, 12 दूना 24, यानी 24 आवर्स, 24 घंटे हो गए। मान लीजिए आपका 10 बजे तुला लगन आ रहा है या क्या आ रहा है, मकर लगन आ रहा है। हमेशा उसी समय ऑफिस खोलें। चर लगन का मतलब होता है मेरा धंधा चलता रहे। चर का मतलब क्या है, चलता रहे। चर लगन का ये मतलब होता है, चर राशि का ये मतलब होता है। ठीक है। फिर स्थिर राशि क्या है? आपको जब भी दिवाली पर होता है ना, दिवाली पर इन्हीं 2 राशियों का व्याख्यान सुनने को मिलता है आपको। देखो मैं लगा रहा हूं यहाँ सर्कल, ये 2 राशियां होती हैं जिनका व्याख्यान मिलता है। स्थिर लगन में लक्ष्मी की पूजा करिए, स्थिर लगन में हवन करिए, स्थिर लगन में शादी कीजिए। चर में शादी थोड़ी करते हैं, स्थिर में करनी है, सारी जिंदगी संबंध बना रहे। अगर शादी करनी है तो चर में कर लो, ठीक है ना। तो ये होता है। आपको कहीं से कॉल लेटर आया, जैसे मान लो नौकरी ज्वाइन करने के लिए बोला, उन्होंने बोला चाहे प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने बोला जी आप जो है 10 तारीख को ज्वाइन कर लेना। 10 तारीख को देखो सुबह सुबह का पहला स्थिर लगन आ रहा है, 2, 5, 8, 11। ये आपका स्थिर लगन है, उसमें जाके आप नौकरी ज्वाइन करो ताकि आपकी नौकरी बनी रहे। अब कोई आदमी हैदराबाद का था, दिल्ली उसका ट्रांसफर हो गया, दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो उसे ज्वाइनिंग किस में करनी है, चर में करनी चाहिए। वो चर में करनी चाहिए, वो चर में इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसको वापस हैदराबाद जाना है। मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली का था लेकिन उसका पहले ट्रांसफर हैदराबाद था, बाद में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली उसका होम टाउन था, तो उसको स्थिर लगन में ज्वाइनिंग करनी चाहिए ताकि दोबारा ट्रांसफर ना देखना पड़े। समझ में आया? देखो राशियां बहुत महत्व रखती है, पूरा राशियों के मीनिंग बताएंगे। फिर आता है आपकी द्विस्वभाव राशि। इसको कहीं नहीं लिया जाता है, ना व्यापार में ना शुभ काम में। इस बेचारी का उद्देश्य एक ही है, जिसकी दूसरी शादी होनी होती है ना, सबसे पहले चेक करना होता है कि 7th लॉर्ड सिटिंग इन द ड्यूल साइन, देन इन दैट केस वी हैव टू से ही कैन गो फॉर सेकंड मैरिज। दूसरे विवाह के लिए हमें क्या देखना होता है, द्विस्वभाव राशि। ये केवल शादी से संबंधित देखने के लिए करनी चाहिए हमें, बाकी कहीं इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? किसी को नहीं समझ आए तो वो पूछे। क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, अब ध्यान से सुने आप आगे से। फिर क्या होता है कि हमारी शीर्षोदय राशि क्या होती है। शीर्षोदय, अरे भाई बंद कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, म्यूट करें सब अपने आप को। शीर्षोदय राशि क्या होती है? शीर्षोदय राशि में कोई भी गोचर का ग्रह आएगा साथ के साथ फल देगा। अब शीर्षोदय राशियां क्या हैं? अग्नि तत्व की राशि कौन सी है, जल तत्व की राशि कौन सी है, एक एग्जांपल से समझाता। देखो बड़े ध्यान से सुनो, यहां हमने लिखा मेष राशि लिखी, 1 नंबर का मतलब है मेष राशि। फिर हमने यहां लिख दिया मंगल ग्रह बिठा दिया,
एक सेकेंड, कहाँ गए भाई, हमने बिठा दिया मंगल ग्रह, एक सेकेंड, हाँ MARS, मार्स, मार्स बिठा दिया। तो ऐसा जातक बिना स्पाइसी खाने के जीवित नहीं रहेगा, उसको स्पाइसी चाहिए। पूछो क्यों? लगन शरीर को बताता है, राशि अग्नि तत्व की, ग्रह अग्नि तत्व का, तो ऐसा जातक हमेशा स्पाइसी खाना खाएगा। चेक कर लो आप में से किसी का भी अगर ऐसा है, और वो जातक मंगलिक भी नहीं है, ये भी बता रहा हूं। मैंने अपने बेसिक कोर्स में ये भी पढ़ाना है कि आप मंगलिक हैं अथवा नहीं हैं। क्लियर हुआ सबको? ड्यूल साइन क्या है, इनके राशियों के गुण धर्म कितने हैं, विशेषताएं क्या है, दिशा कौन सी है राशियों की, ठीक है, राशियां कैसे वर्क करती हैं, कैसे प्लैनेट्स को हेल्प करती हैं, ये समझ आना चाहिए। बिना राशियों के ज्योतिष पढ़ रहे हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर आपको राशि के बारे में ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये देखिए, जो मंगल भी बिठाया है वो मेष राशि है और पहला भाव है, फिर उसमें ग्रह बैठा है। सीधा हाउस नहीं बोल सकते आप बोलते हो हाउस, वहीं गड़बड़ होती है। राशि को बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है, फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल, फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल। इसका मतलब होता है जो राशि, ये एक्चुअली जो ज्योतिष होता है ना, मैं इसका मीनिंग और समझाता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश से। देखिए, भगवान विष्णु के अंग हैं राशियां, भगवान विष्णु के अंग हैं। भगवान जो विष्णु है वो आपका फलित है, और जो ब्रह्मा जी है वो गणित है। और बचा कौन सा पार्ट? शिव का। ठीक है, ग्रहों के क्या फल हैं। चलिए आगे चलते हैं। वात पित्त वाली राशि कैसी है? ये मेष राशि आपकी वात वाली राशि है कि अग्नि वाली राशि है या पित्त वाली राशि है, बताइए। मैंने अभी अग्नि बोला है, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है। ये पित्त वर्धक राशि है, आपको एसिडिटी का रोग देगी, क्योंकि अग्नि की राशि अग्नि का ग्रह है। तो जातक को, नेटिव को एसिडिटी का रोग होगा। अग्नि तत्व की राशियां हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉमर्स लेने वाली राशियां, आर्ट्स लेने वाली राशियां कौन सी हैं, कंप्यूटर में जाने के लिए राशियां कौन सी हैं, साइंस में या मेडिकल में जाने के लिए राशियां कौन सी हैं, जिसको 3 भागों में किया है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और कलात्मक राशियां। ठीक है, तकनीकी, अर्ध तकनीकी राशियां, उस ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा कि राशियों की तकनीक क्या है, बच्चा किस फील्ड में जाए। माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग बेचारे 12th तक साइंस पढ़ते हैं, आगे जाके विषय चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो वो दिशाएं क्या हैं, क्या राशियां हैं, किस तरह से हमारी काम करेंगी। फिर आपको बहुत अच्छी चीज सिखाई जाएगी क्या सिखाई जाएगी कि धातु की राशियां कौन सी हैं, मूल राशियां कौन सी हैं, और जीव राशि कौन सी है। जीव राशि का उद्देश्य ये होता है कि 3, 6, 9, 12 जीव राशियां कहलाती हैं। जब भी जुपिटर जीव राशि में आता है तो हम कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन में यूज करते हैं कि आपके यहाँ संतान हो सकती है, या आपके बेटे की शादी हो सकती है, या आपकी बेटी की शादी हो सकती है, अर्थात कोई नया मेंबर जुड़ेगा, जीव जुड़ेगा। धातु राशि में आप गोल्ड वगैरह या सोना या चाहे लोहा लंगड़ खरीदें, वो सारा ज्ञान आपको अच्छे से दिया जाएगा राशियों का। मैंने अभी शायद मेरे ख्याल से आधा ही बताया राशियों का। जब आप क्लास में आएंगे तो पूरा डिटेल में हर चीज बताई जाएगी। बेसिकली ये आपके साथ एक इंटरेक्शन की क्लास होती है, और थोड़ा बहुत ज्ञान देना होता है वो इस ढंग का कि क्या आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है देन यू ज्वाइन द क्लास, नहीं समझ आता या मैं नहीं ढंग से समझा पाता तो मेरी कमी है, दूसरे की कमी कभी नहीं ढूंढनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, अब हम भाव पर चलते हैं। भाव क्या होता है? अब देखो, भाव क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस किसको है, इसको याद कैसे करना, हमें याद ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको याद नहीं होता। और
उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, हर हाउस के कारक तत्व कौन से हैं, और मैं जो कारक तत्व कराता हूं वो मॉडर्न वाले कराता हूं, सबसे लेटेस्ट कारक तत्व कराता हूं। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट वाले कारक तत्व मैं करा देता हूं। ठीक है, कारक तत्व जो हुए हैं वो आपको कैसे अच्छे आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो आपको कराए जाएंगे। अब मैं समझाता हूं। जैसे पढ़ाने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट हाउस यू योरसेल्फ, आप हैं, आपकी पहचान है। फिर आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है, आपका किसी परिवार में जन्म हुआ, आपके मम्मी पापा। थर्ड हाउस इज योर सिबलिंग, ये तो जनरल है जो हर बुक्स में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन पढ़ाना है। ट्रांसफर किसी आदमी का होता है, डेट रिप्रेजेंट थर्ड हाउस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड हाउस जो होता है वो फैमिली का है, पैसे का, लेकिन ऐसे याद नहीं रहेंगे। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट सिबलिंग, बट थर्ड हाउस इन क्रिएटिविटी में, या हम कहें कि आज के मॉडर्न जमाने में क्या मीनिंग है, ट्रांसफर का हाउस है भाई साहब ये। फोर्थ हाउस यूर मम्मा, ठीक है, फोर्थ हाउस आपके मम्मी पापा हैं, लेकिन मॉडर्न में आपको पढ़ाऊंगा इसका मीनिंग। फिफ्थ हाउस यूर, आप देखो फिर से ध्यान से सुनो, याद रखने का तरीका कैसा, 12 घरों को। पहला घर आप, दूसरा घर मम्मी पापा, तीसरा घर आपके बाद हो सकता है छोटे भाई बहन ने जन्म लिया हो, सिबलिंग। फोर्थ हाउस मम्मा का अफेक्शन, यानी आपको मम्मा ने कितना प्यार किया। फिफ्थ हाउस यूर एजुकेशन, आपकी पूजा भक्ति मंत्र, लव अफेयर। छठा घर, आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद क्या करोगे, कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना कोई भी, तो छठा घर कंपटीशन का है। रोग ऋण शत्रु ही नहीं, तोते की तरह रटना। सेवंथ हाउस क्या है आपका, सेवंथ हाउस है, अब आप बड़े हो गए, नौकरी लग गई, मम्मी पापा ने कहा बेटा आप तेरी शादी करेंगे, तो आपका पति या पत्नी का घर हुआ। आठवां घर को जिसे कहा जाता है, सिर्फ मृत्यु का ही बता दिया जाता है, जबकि मृत्यु सातवें घर से होती है, आठवें से नहीं होती। ठीक है, आठवां घर आपका रिसर्च का है, आप रिसर्च करना चाहते हैं। सातवां घर जो है ना, आपको वो इंटर्नशिप मिलती है, वो मिलती है ना, क्या बोलते हैं, बच्चा जो अच्छा चला जाता है, इस समय शब्द नहीं दिमाग में आ रहा, उसको स्टाइफंड मिलता है, वो आठवां घर है। आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, वो आठवां घर है। नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस यूर बायोलॉजिकल फादर, नाइन्थ हाउस इज योर गुरु, नाइन्थ हाउस इज अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब आते हैं टेंथ हाउस पर। टेंथ हाउस रिप्रेजेंट योर कर्मा, टेंथ हाउस रिप्रेजेंट आइदर बिजनेस और जॉब। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति, इसको लाभ का घर कहा गया है, पर मैं अपनी क्लास में समझाता हूं इच्छा पूर्ति का मीनिंग। 11th हाउस इज योर इच्छा पूर्ति। ठीक है, 12th हाउस, 12th हाउस आपने जन्म लिया, यात्रा पूरी करी, अब आप मोक्ष की ओर जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। मैं राजीव जी क्लास ले रहा हूँ डेमो की, बाद में बात कर लूं आपसे? कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, आपको दोबारा ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है सर, ये हो गया हमारे हाउसेस के। अब इसके अंदर एक अच्छी चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, इसी में बताऊंगा। हर हाउस से, बड़ी अच्छी टेक्निक है, कहीं नहीं मिलेगी, हर हाउस से उसका चौथा घर सुख का होता है। 10th हाउस है ना, आपने पैसा कमाया, आपको सुख मिला, यू फील प्राउड दैट आई हैव अर्न अ मनी लॉट। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ गुरु, और गुरु का आश्रम 4th हाउस, वहां जाके आपको शांति मिलती है। एंड 5th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस इज बीइंग कॉल्ड, क्या, कि आपको खुशी प्रदान होती है।
आपको खुशी मिलती है, कहाँ मिलती है खुशी वो बताया जाएगा। आपने घर खरीदा, सबको पता है, 4th हाउस घर खरीदा, पर किसी को ये पता मैंने रजिस्ट्री करानी है तो उसके लिए कौन सा घर देख रहे हैं? नो वन नोज। आपने घर खरीदा, वो 4th हाउस है। तो आपने घर खरीदा, वो 4th हाउस है, लेकिन आपने रजिस्ट्री कराई है तो वो घर कौन सा कहलाएगा? ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद आते हैं हम लोग उपचे भावा। 3, 6, 10 एंड 11 आर कॉल्ड द उपचय हाउसेस। उपचय का अर्थ होता है श्री वृद्धि, अर्थात हमारे जीवन में क्या वृद्धि होगी। 3rd हाउस होता है आपकी फ्री विल का, आपकी जो इच्छा है वो करे, भगवान ने वो 3rd हाउस दिया। लेकिन 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस ये आपकी वृद्धि करते हैं हर चीज की। राशियों में एक चीज छूट गई थी, अभी ध्यान है, बीच में फोन आ जाते हैं, मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है, कि आपको किस राशि में घर का सामान खरीदना है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कहें, आपका धन का आगमन बढ़ता चला जाए। सबको एक अच्छी टिप्स दे रहा हूं आज, कभी भी घर का किराना शनिवार को मत खरीदें। शास्त्र कहता है शनिवार दानस्य, शनिवार केवल दान का दिन है, खरीदने का नहीं है। हम लोग जाके खरीदते हैं, कलयुगी प्राणी है, और कलयुग का तो अंतिम चरण चल रहा है। ठीक है, सब लोग कहते हैं प्रथम चरण है, भाई मेरे से बात कर लेना, मैं बताऊंगा कैसे ये चौथा चरण है। अंतिम चरण पे हैं हम। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा, ये वाला जो भाव है हमारा, ये आपकी राइट आई है, ये आपकी बाईं आंख यानी लेफ्ट आई है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य दाईं आंख का कारक होता है, चंद्रमा बाईं आंख का कारक होता है। If these two houses are afflicted by the malefic planet as well as the depositor of these two houses are also afflicted by the malefic planet, then in that case you can say a person having eyes problem. जब ये दो हाउसेस पाप प्रभाव में हो और इन्हीं दो हाउसेस के स्वामी भी पाप प्रभाव में हो, तो आप ये कह सकते हैं साहब आपकी आंखों का रोग है कोई ना कोई, या आंखों की कमजोरी है, दूर का नहीं दिखता या नजदीक का नहीं दिखता। क्लियर है? फिर आपको भाव के अंदर बताया जाएगा कि निर्बल भाव कौन से हैं, कौन से भाव मजबूत हैं। अब कोई हाउस निर्बल है, कैसे हम जानेंगे? देखो मैं अभी यहीं पर ही सिखा देता हूं आपको अच्छे से। ठीक है, कैसे? अब मान लीजिए, देखो ये 4th हाउस है, इसमें मैंने मंगल को बिठा दिया, मंगल यहां नीच का बैठ गया, तो ये घर निर्बल हो गया, अर्थात 4th हाउस इज वीक, ये हाउस कमजोर है साहब। आपको ये सिखाया जाएगा। अब मैं इसकी जगह मार्स को हटा के जुपिटर को बिठा देता हूं, तो ये बताता है कि ये हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत मजबूत हो गया। क्यों? कि इसमें जो ग्रह बैठा है वो उच्च का ग्रह कहला गया। ठीक है, आपको इस कोर्स के अंदर राशियों का, ग्रहों का, भावों का सारा ए से लेके जेड तक पढ़ाया जाएगा, छोड़ेगा कुछ भी नहीं इसमें। फिर आपको ग्रहों के बारे में एक और अच्छा सा पढ़ाया जाएगा, सूर्य किसको बताता है, जो कॉमन है, जैसे सूर्य सरकार को बताता है, सूर्य हड्डी को बताता है, सूर्य कॉन्फिडेंस को बताता है, सूर्य कॉन्फिडेंस को बताता है, चंद्रमा मन का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध मल्टीप्लिटी का कारक है, हर चीज को वो ड्यूल करने में लगा रहता है, एक के दो हो जाए मेरे। मंगल आपका साहस को बताता है, तो इनके एक्सीडेंट का कारक है। तो ये ग्रह किन किन चीजों के कारक है वो भी पढ़ाया जाएगा, और ये हाउस किन किन चीजों के कारक है वो भी पढ़ाया जाएगा। जब तक ये पता ना हो, कभी किसी कुंडली को पढ़ने का प्रयास ना करें, और आपको बड़े अच्छे तरीके से कराया जाएगा। यहां तक कि नीच भंग राजयोग कराए जाएंगे, पंच महापुरुष राजयोग कराए जाएंगे, धन योग कराए जाएंगे,
और राजयोग कराए जाएंगे अच्छे से, सभी कुछ इसमें आ जाएगा। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एस्ट्रोलॉजी पार्ट वो इसी में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि आपको ग्रहों की दृष्टियां, ग्रहों की दिशाएं, राशियों की दिशाएं, बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे मेष राशि की दिशा क्या है, ठीक है, और मेष राशि का तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है। अभी एलिमेंट जैसे मेष राशि का बताया मैंने, फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व की राशि है। 2 नंबर राशि वृष राशि पृथ्वी तत्व की है। तो आपको एलिमेंट्स यानी तत्व का ज्ञान कराया जाएगा, राशि की दिशा पढ़ाई जाएंगी। मेष राशि पूर्व दिशा को बताती है, सूर्य ग्रह पूर्व दिशा को बताता है, इसीलिए सूर्य यहाँ उच्च का हो जाता है। राशियों का भी संगम हुआ और ग्रह का भी संगम हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर और अच्छी चीज बताई जाएगी कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ है, अस्त ग्रह का क्या अर्थ है। अस्त तो मैं यही बता देता हूं। अस्त ग्रह, जो भी ग्रह सूर्य के पास आ जाता है वो अस्त ग्रह हो जाता है। अस्त ग्रह होता है जली हुई रोटी के समान। रोटी जल गई, तो जब किसी भी जो भी सूर्य के साथ ग्रह बैठा है और वो अस्त है, तो उस अस्त ग्रह में आपका जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ग्रह अस्त है, वो आपसे डिमांड करता है लॉट ऑफ एफर्ट्स। जब तक ज्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे वो ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बड़ा साधारण सा नियम है। वक्री ग्रह क्या है? वक्री ग्रह होता है कि पूर्व जन्म में हमने 12वीं क्लास का प्री बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया था, प्री बोर्ड, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द पर्सन एक्सपायर, मेन एग्जाम दे नहीं पाया। अगले जन्म में वो ग्रह वक्री बनकर आएगा, जिस भी कर्म से रिलेटेड है। मंगल है तो पराक्रम लेकर आएगा इस जन्म में, उसे पराक्रम दिखाना होगा अपना। बृहस्पति वक्री है तो पूर्व जन्म का ज्ञान जो उसके पास था उस ज्ञान में श्री वृद्धि करनी होगी। तो अर्थ क्या है कि बहुत हार्ड वर्क मांगेंगे। जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं चेक करो, उनका एक प्लेनेट वक्री मिलेगा ही मिलेगा। जब उस वक्री ग्रह की दशा आती है, प्री बोर्ड आपने पास कर रखा था, मेन एग्जाम के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। जैसे ही आपने हार्ड वर्क किया आप फेमस हो जाएंगे, सिंपल बात। लोग वक्री ग्रह को पता नहीं कैसे कैसे पढ़ते हैं, मैंने आपको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाया। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ग्रह के शत्रु, ग्रह की दिशा, ये सारा कोर्स का विषय है। गोचर आपको समझाया जाएगा। जैसे सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, मंगल 45 दिन रहता है, बुध 30 दिन रहता है, शुक्र 30 दिन रहता है। मैं यही बता रहा हूँ, क्लास के विषय हैं। तो कितने दिन वो राशि पर रहेंगे और उनके शुभ या अशुभ प्रभाव क्या रहेंगे। ठीक है। पंचमहापुरुष योग मैंने जैसे बताया था, भद्र राजयोग, हंस राजयोग, रुचक योग, शश राजयोग, मालव्य राजयोग, ये सारे राजयोग होंगे। फिर आपको ये बताया जाएगा, बड़ी अच्छी चीज जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती है, कंफर्ट जोन कहाँ है। अभी आप जहां बैठे हैं दैट इज योर कंफर्ट जोन। अब जैसे बृहस्पति और बुध, जुपिटर यहाँ अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, बुध भी यहाँ अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, मरकरी वो कंफर्ट महसूस करता है यहाँ पर आकर। कंफर्ट जोन कहाँ है ग्रहों का? अगर वो इन जगहों पर बैठे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात क्लियर हो गई? इसके बाद धन योग अच्छे से कराए जाएंगे। धन योग जितने भी हैं, धन के हाउसेस कौन से हैं? धन के ये 2 हाउसेस हैं, एक ये हाउस है और एक ये हाउस है। इससे बनने वाले जितने भी राजयोग हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे कराए जाएंगे। ऊपर से केंद्र ये है आपका 1, 4, 7 और 10। ठीक है। तो केंद्र स्थान ये कहलाता है। केंद्र से कितने राजयोग बनेंगे वो सारे सिखाए जाएंगे। फिर आपको त्रिकोण के राजयोग सारे सिखाए जाएंगे।
ये त्रिकोण होता है आपका, वो फर्स्ट हाउस भी त्रिकोण होता है। अगर किसी के केंद्र में, केंद्र क्या है मैंने कहा 1 4 7 10, ये केंद्र स्थान है। अगर इनमें कोई भी ग्रह नहीं है तो साफ सीधा कह दीजिए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उस आदमी में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि केंद्र खाली है। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक आपको मैंने अभी इसी क्लास में बता दी, ठीक है। फिर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो नीच होते हुए भी वो राजयोग कैसे देगा, वो राजयोग में कैसे बदल गया, वो सिखाया जाएगा ग्रह का। अगर कोई ग्रह किसी भी हाउस में नीच का हो जाता है तो वो आपको राजा कैसे बनाएगा, वो आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर, कोर्स के अंदर। फिर आपको विपरीत राजयोग सिखाया जाएगा। विपरीत राजयोग क्या होता है, छठे घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, या 12वें घर का मालिक छठे घर में बैठ जाए, विपरीत राजयोग होते हैं। ये अच्छे से समझाए जाएंगे आपको, ठीक है। और आपको इसके अलावा क्या है कि मंगल दोष बताया जाएगा। जो सारे वहम है ना मंगलिक के, वो आपको इसी क्लास में दूर हो जाएंगे, आप सीख जाएंगे मंगल दोष खत्म। फिर आपको साढ़े साती का ज्ञान दिया जाएगा कि लोग क्या होता है, भी कह देते हैं साढ़े साती, अरे भैया साढ़े साती में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। अधूरा ज्ञान रखकर कोई ना जिए। साढ़े साती में क्या घटेगा वो देखना है, वो हमें उस चीज को समझना है। साढ़े साती हमें क्या दे सकती है, साढ़े साती में ज्यादातर लोग राजा बनते हैं। वो टेक्निक सिखा दी जाएगी आपको कि मेरी साढ़े साती शुभ जाएगी या शुभ जाएगी। जिंदगी में 3 बार ही साढ़े साती आती है, तीनों की कैलकुलेशन आप ले लेना। आपको ये वही वहीं पर ही शनि ने तीसरी बार वापिस आना है, पहली बार आया, दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया। तो वो साढ़े साती शुभ जाएगी तो जाएगी कैसे, वो सिखा देंगे। अगर एक और चीज आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, मैं यहीं पर ही बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर लगन में, लगन का जो ग्रह है मालिक है, अगर वो कमजोर है, कुंडली कमजोर है, बात ही खत्म। इफ द ascendant lord is weak in the kundli or the birth chart, that kundali is too much weak, नींव ही कमजोर है साहब, ठीक है। तो ये चीज होगी आपके लिए। आपको यहां तक सिखाया जाएगा, जैसे अब आप मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 10th हाउस, सपोज 10th लॉर्ड, एक सेकेंड, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, व्हाट डज दैट मीन? भाई या तो आदमी अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर जाके काम करे, 12th हाउस आउट। अगर नहीं जाता, अपनी ही सिटी में रहता है, सपोज पर्सन इज बोर्न इन दिल्ली और वो दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं, तो भाई साहब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष होगा। दिल्ली से बाहर जाते उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा। इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्निक है अच्छी अच्छी, वो आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है सर। और आपको 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस मींस क्या, आपको संघर्ष करना है, जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना है आपको, इसका ये अर्थ है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, मैंने थोड़ा एब्रीवेटेड वे में चला हूं, आज थोड़ा हल्के में चला हूं। किसी को कुछ ना समझ में आया कोई भी पॉइंट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, क्या मीनिंग है सबका। आपको राशियां पढ़ाई जाएंगी, राशियों के गुण धर्म, राशियों की विशेषताएं। नंबर 1, राशियों की दिशा, शरीर पर राशियां कहाँ हैं, उनके शुभ अशुभ प्रभाव सब समझाए जाएंगे। फिर ग्रह, ग्रह की विशेषताएं, ग्रह की दिशाएं सब पढ़ाया जाएगा। भाव, भाव के कारक तत्व क्या है, वो सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका राजयोग, आता है धन योग। धन योग, जितने प्रकार के कुंडली में धन योग है सारे पढ़ाए जाएंगे। जितने प्रकार के राजयोग केंद्र और त्रिकोण से बनते हैं सब सिखाया जाएगा। एक तीसरी क्लास के बच्चे के मैथ के फार्मूले के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। आपको जिंदगी में कभी याद रखना ही नहीं है राजयोग, हमेशा के लिए याद हो जाएगा एक ही बार में।
राजयोग सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद पंच महापुरुष राजयोग सिखाया जाएगा। पंच महापुरुष राजयोग बहुत होते हैं, ताकतवर होते हैं। कोई भी आईएएस या मिनिस्टर बनता है उसमें सबसे बड़ा योगदान पंच महापुरुष राजयोग का है, वो सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपको नीच भंग राजयोग सिखाया जाएगा। नीच भंग राजयोग कैसे होता है, ठीक है। नीच भंग के अलावा फिर आपको ये सिखाया जाएगा विपरीत राजयोग कैसे बनते हैं। विपरीत राजयोग के अलावा राहु केतु के बारे में जानकारी दी जाएगी, अस्त ग्रह के बारे में जानकारी दी जाएगी, वक्री ग्रह के बारे में जानकारी दी जाएगी, मंगलिक है या नहीं है उसकी जानकारी दी जाएगी, आपकी साढ़े साथी ठीक है या नहीं है उसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक, इसके अलावा आपको तिथि का ज्ञान कराया जाएगा। अब जैसे रिक्ता तिथि होती है, रिक्ता तिथि होती है, भद्रा तिथि होती है, नंदा तिथि होती है, जया तिथि होती है, ये तिथियां जीवन में क्या लाभ करेंगी। कभी भी कोई शुभ कार्य रिक्ता तिथि में नहीं करना। रिक्ता का अर्थ होता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जाएगा वो दिन किया हुआ काम, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। रिक्ता तिथि में जितनी मर्जी मेहनत कर लें, तो रिक्ता तिथि के बारे में तक में बताया जाएगा, इन तिथियों का ज्ञान कराया जाएगा आपको अच्छे से। बात क्लियर हो गया आपको। यहां तक कि राहु, अब जैसे सूर्य के साथ राहु आ गया तो आपने कह दिया जी पितृदोष है, मैं आपको कुंडली में सिद्ध करके दिखाऊंगा अब ये राजयोग है सर, मेरे पास है एक कुंडली, अच्छा, उसमें राजी हो गए। राजयोग होता है, वो सिखाया जाएगा आपको। वो तीन वो पांचवें तीन घर बार में से राहु, विधायक है जी वो व्यक्ति 3 बार से विधायक है। वो सिखाया उसका जाएगा। सूर्य राहु के साथ है छठे घर में। हाँ हाँ छठे घर में राहु बहुत शुभ माना उस गया। ठीक है, अब एक छठे अच्छी घर में बात ये राहु के बताई साथ जाएगी। सूर्य है। हाँ अमोद जी, एक अच्छी बात ये बताई जाएगी, जैसे पांचवें घर में राहु होता है तो सब कहते हैं जी पितृदोष लग गया, पंचम भाव में राहु है आपका, खराब है। अरे भैया, खराब तब होगा जब आपके यहाँ संतान नहीं हो। एक छड़ा लड़का है, उसको 10 उपाय करा दिए, नाश मार दिया उसका। पांचवें घर का राहु आपको देने आया होता, पता ही नहीं होता लोगों को। सिर्फ पांचवें घर में राहु आपको इस जन्म में देने आया है। डोंट डू द रेमेडी ऑफ राहु इफ सिटिंग इन द 5th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। नेवर मेक अ ब्लंडर, this is not a mistake, it's a blunder if you are doing the remedies of Rahu sitting in the 5th house। ये बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। राहु देने आया है आपको इस जन्म में। 5th हाउस इज योर पूर्व पुण्य। आपको जब पढ़ाया जाएगा 6th हाउस इज योर डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध है छठा घर। लोग क्या करते हैं, लगन का उपाय कर लिया, पांचवें घर का उपाय करो, नौवें घर भाग्य का उपाय करो, 10वां घर है जी मेरी नौकरी लग रही इसका उपाय करो जी, लोन नहीं मिल रहा छठे घर का। मेरे पास कोई आता ना, मैं कहता हूं सब छोड़ दे। डू द रेमेडी ऑफ योर डेस्टिनी, व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। पूर्व जन्म से भैया लाया क्या है, अपना भाग्य लिखवा के लाया ना, उसको ठीक कर, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सो आई रिकमेंड द रेमेडी ओनली एंड ओनली फॉर द डेस्टिनी। वो आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। व्हाट इज योर डेस्टिनी, व्हाट यू कैरी फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। जबकि इसके ऊपर मैंने 2 डायरी लिखी हैं पास्ट लाइफ के ऊपर, पर मैं मेरी कोई श्रद्धा नहीं है उसको पढ़ाने की, क्योंकि मिसयूज 100% है। ठीक है ना आपको ये भी बताया जाएगा कि जो ये धन योग बनते हैं जब उनकी दशाएं आती हैं, बेसिकली मेरा नमांशा कोर्स में कि लोग कहते हैं जी हमारा ये उपाय कर लो आपको धन लाभ होगा। मैं तो वो टेक्निक ही सिखा दूंगा नमांशा में कि आपको इस तारीख को और इस समय के अंदर आपको धन मिलेगा। अब लोग क्या कहते हैं जी इसमें रतन खरीद लो हमारे से, हमारा ये यंत्र खरीद लो। भैया ठगी है क्या है, नॉनसेंस। तो आपको वो टेक्निक पता होनी चाहिए। अब मैं बेसिक में ही आपको धन योग सारे सिखा रहा हूँ, चेक कर लो। अगर आपको ए से लेके 10 धन योग बनते हैं या 20 धन के योग बनते हैं, उनमें से एक ही ग्रह की भी दशा आ गई तो आपको तो धन देकर जाएंगे वो, क्योंकि योग बने हुए हैं। अगर राजयोग बने हैं वो पूरी तरह से सिखाए जाएंगे। अगर उनमें से एक भी ग्रह की दशा आ गई, जयकारा है आपको। राजयोग में सब कुछ प्राप्त होता है, धन ही नहीं सब कुछ, मान सम्मान वाहन सब प्राप्त होता है।
यश कीर्ति, ऐसा नहीं है कोई एक चीज प्राप्ति हो। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन ही मे आस्क मी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। हाँ जी, हाँ सर, मुझे पूछना है सर। बोलिए बोलिए भगवान। सर आपने अभी जो पंच महापुरुष योग बताए थे, हाँ हाँ, तो उसमें जो जैसे पंच महापुरुष योग जिस वजह से बनना है, अगर वो ग्रह बकरी हो जाए तो क्या वो खत्म हो जाएगा योग? क्यों खत्म हो जाएगा भाई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे कन्या लगन की कुंडली हो और उसमें बुध बकरी हो जाए। ऐसे नहीं होता है सर। वक्री होने का मतलब मैंने अभी आपको बताया है ना सर, आप भूल जाते हो सर। वक्री होने का मीनिंग समझाया आपने, प्री बोर्ड पास कर लिया था सर। अच्छा अच्छा। तो आपने मेन पास करना था और पिछले जन्म में लुढ़क गए मेन से पहले ही। अच्छा। आपके पास वो नॉलेज स्टोर है ब्रेन में। हम्म। तो जब मेन एग्जाम आता है तो आप डबल मेहनत करते हो नहीं करते हो? एक साधारण भाषा में समझो आप सर। हाँ। तो बस इस जन्म में जैसे ही वो डबल मेहनत कर दोगे, आपका मान हम्म। सम्मान 4 गुना हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सर या ठीक है। नहीं हुई सर? ठीक है जी। और बताइए, किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई किसी भी प्रश्न मन में रहे। सर हाँ जी सर। हेलो सर, एक चीज ये बताइए, आपने अभी बृहस्पति को चौथे घर में रखा था हाँ जी, और आपने कहा उच्च का है, वो चौथे घर में होने की वजह से उच्च का हुआ या कर्क राशि का था इस वजह से उच्च का हुआ? ये जो प्राशर जी के नियम है, मेरे कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा है कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। ठीक है, नंबर 1। अब आप काल पुरुष कुंडली जब आप बनाते हैं तो कर्क राशि कहाँ आएगी सर? काल पुरुष कुंडली बनाएंगे सर, ये रही ना काल पुरुष कुंडली सर। सर नहीं। काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव में आती है। ठीक है, अब किसी का लगन कोई और आ जाए तो जहां ये राशि होगी वहां बृहस्पति उच्च का माना जाएगा। मान लीजिए किसी का यहाँ पर, एक सेकेंड मैं आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए किसी का जो है तुला लगन में जन्म हुआ। अब कर्क राशि कहाँ आएगी सर? दसम कहाँ भाव आएगी में। सर? 6 ये हुआ, 5 ये हुआ, 4 यहाँ आएगी ना सर, दसम भाव में। दशम भाव में। अब यहाँ बृहस्पति आ गया तो उच्च का हो गया। अच्छा बृहस्पति को उच्च का स्थान कर्क राशि में मिला हुआ है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे सूर्य आदित्य योग बनेगा, सूर्य के साथ बुध है, अधिकतर बुध या शुक्र ही होते हैं आसपास सूर्य के। हाँ, एक घर आगे पीछे का होता है। हाँ ऐसे ही होता है। तो क्या बुध अस्त हो जाएगा अगर सूर्य के साथ बैठा है तो, नहीं या नहीं, शुक्र? वो आप सॉफ्टवेयर देखेंगे ना, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्रैकेट में अस्त। अगर तो वो 14 डिग्री से पार है, दूर है, तो अस्त नहीं होगा। कई बार 17 डिग्री का भी आ जाता है फर्क। ठीक है, इतने डिग्री दूर है तो बुध देव अस्त नहीं होंगे। आप मेरा नमांशा कोर्स कर रहे हैं ना? तो जी मैं जी उसमें बताऊंगा कि अस्त ग्रह कैसे राजयोग देता है। यहाँ तो नहीं मैं बता सकता, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस बेसिक कोर्स। आप समझ रहे हैं? तो वो इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ तो संघर्ष देगा, लेकिन अगर संघर्ष खत्म हो नहीं दे रहा आपको, तो उसकी ट्रिक पड़ी है नमंशा में, यहाँ नहीं पड़ी है। क्लियर? किसी को और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड दिस, ही मे आस्क ओपनली। बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, स्लोली पढ़ाया जाएगा। 5 की जगह 6 क्लास हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगली क्लास में मैं तभी एंटर करता हूं जब आप ये हामी कर दें कि सर मुझे समझ आ गया। मैं साथ के साथ 3 बारी रिपीट करता हूं, टेक्निक को बोलता हूं, उसके बाद आपसे पूछता हूं, उसके बाद फिर मैं अगली क्लास में एंटर करता हूं। ऐसे चलता ही नहीं। गुरुजी वो परचेजिंग पावर वाली राशि बता दो। वो कोर्स में आएगी, कोर्स में बताऊंगा कि आप जो है अरे गुरुजी। अमीर कैसे बनते जाएं। देखो मेरे पास वो टेक्निक है, शास्त्र में बड़ी अच्छी व्याख्या है। अब मैंने आप सबको एक दिया ना, आप रोज ग्रीन पेन से कुंडली बनाएं, आपका बुद्ध सुंदर वो तो होगा। मैं बुद्ध बढ़िया मैं हो गया, बनाता हूँ व्यापार जी। का कारक। फिर आपने डायमंड कट ले लिया, डायमंड कट की कुंडली बनी है, जो उत्तर भारत की होती है, दक्षिण भारत की तो स्क्वायर में होती है। जिसे कोई भी साउथ इंडियन अगर यहाँ पर है
अगर उसने अपने जुपिटर को एक्सॉल्टेड करना है, उच्च का करना है, तो साउथ इंडियन पैटर्न से कुंडली बनाए वो हाथ से। ऑरेंज कलर का पेन ले ले या येलो कलर का पेन ले ले, उसका जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा, चाहे वो नीच का हो कुंडली में। साउथ इंडियन पैटर्न कुंडली हाथ से बनाने से, बार बार बनाने से बृहस्पति उच्च का हो जाता है, और नॉर्थ इंडियन कुंडली बार बार बनाने से शुक्र अच्छा हो जाता है। इससे बढ़िया रेमेडी मिलेगी आपको कहीं? गुरुजी मैं हाथ से बनाता हूँ। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है तो कृपया करके पूछें सर। गुरुजी यही बता दो, आज ही बता दो, परचेजिंग पावर वाली राशि हम रोजाना ही खरीदारी देखो करते हैं। प्लीज बुरा नहीं माने, जो क्लास का विषय है वो क्लास पर रहेगा। हाँ जी छाया जी, बुरा नहीं माने प्लीज। हाँ सर, आपने कहा था कि लग्न का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए तो कुंडली कमजोर हो जाती है, तो मेरा मीन लग्न है और मेरा गुरु 12वें में बैठा है। मैंने ये थोड़ी बोला, आपने सुना उल्टा है शायद। मैंने कहा अगर लग्न का स्वामी कमजोर है। अच्छा, 12वां घर का अर्थ है कि जहां आपने जन्म लिया, क्या वो सिटी छोड़ दी आपने? पहले तो ये बताइए, हाँ या ना। नहीं, जन्म तो मेरा हुआ है भिलाई में, और दुर्ग में, मतलब वहां से 6 किलोमीटर है मेरा ससुराल। भाई जहां जन्म हुआ है वो स्थान छोड़ दिया है ना आपने? हाँ तो फिर ठीक है, आपको कोई दोष नहीं लग रहा, लग्नेश 12वें में चला गया। दोष तब लगेगा जब वो आप उसी सिटी में रहेंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ने में वो दिक्कत कर देगा। मेरी क्लास में एक देवी समान थी, मैं उनसे बड़ा उन्होंने मेरे को बड़ा सिखाया अच्छे से कि मेरे को अच्छे से कैसे पढ़ाना है। She is near about 65 year old होंगी वो, अर्चना जैन जी थी। वो कुंडली लेके बैठती थी, उन्हें बड़े प्यार से अच्छे से समझाना पड़ता था एक बच्चे की तरह। सर मेरे नहीं लगा आपको? महादशा चल रही है। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरे अभी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु 12वें में है। हाँ तो कितनी धार्मिक यात्रा करी, गए या नहीं गए? नहीं, अभी तो धार्मिक यात्रा तो नहीं हुई है। तो करो ना उसको। पहले बहुत हुई है धार्मिक यात्रा, अभी तो ये साल नहीं हुई है। अच्छा, घर में कोई रिनोवेशन करा लिया? नहीं, घर तो मेरा 5-6 साल हुआ, नया ही बना है। हाँ तो वो गुरु की दशा में हुआ होगा ये। नहीं, गुरु की दशा अभी चालू हुई है मेरी 2 महीने से। हाँ तो फिर गुरु को एक्टिवेट करना है तो एक तो क्या करो, धार्मिक किताब पढ़ो और धार्मिक यात्रा करो, तब गुरु रिजल्ट देगा। अच्छा, नहीं तो घर में इतने मकड़ी के जाले लगेंगे, साफ करते करते थक जाओगे। अच्छा, नहीं जाले वगैरह तो नहीं है घर में, तो एक अभी भी जाला आएंगे ना, नहीं है। दशा तो अभी कहा आपने शुरू हुई है, मैं भी यही हूँ। अच्छा, मैं भी यही हूँ, मैं शब्द कहे हुए वापस नहीं लेता। मतलब यानी मैं धर्म कर्म ज्यादा करूँ अभी। हाँ तो वो कारक है ना उस चीज का। आप व्यक्तिगत प्रश्न की बजाय अगर कुंडली इसे इस कोर्स से रिलेटेड पूछे, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर, मैं तो यही कहती हूँ सबको कि आपसे पढ़ें, क्योंकि मैं तो आपके सारे कोर्स कर चुकी हूँ और रिपीट में भी कर रही हूँ। हाँ, मेरे यहाँ एक फैसिलिटी है कि कोई भी कोर्स करेगा रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है थ्रू आउट लाइफ। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक वो फ्री है। तीसरी बार करने शुरू कर रही हूँ अभी रिपीट। सबको फ्री मिलेगा रिपीट करना, ये फैसिलिटी यही है सिर्फ मेरे यहाँ। आपने ये कोर्स कर लिया, दोबारा रिवीजन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोस्ट वेलकम। एक छोड़ो 3 बार रिवीजन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है छाया जी, हैंड डाउन कर लीजिए। ये सर, ये प्रमोद जी वो मांग रहे थे, क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर। प्रमोद जी कह रहे थे अभी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। नहीं सर, वो क्लास का विषय है, प्लीज नहीं, आप समझिए मेरी बात को। इस तरह से नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या, मैं यहाँ कई लोग नाराज हो जाएंगे, कई लोग तो एंजॉय करने आते हैं डेमो क्लास को। नहीं, मैं से ये कह रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर इन्हें दे दीजिए, इनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। हाँ तो ये है, मैं आपको भाई मैंने आप लोगों को अष्टावर कराया, 100% एक्यूरेसी वाला कराया। आप किसी भी टेक्निक को नहीं कह सकते कि साहब लगती नहीं है। हर एक व्यक्ति का जन्म से अपना जो है सर्वार्थ सिद्धि योग आया होता है, भगवान ने उसको खुद को दिया होता है।
वो आपको पता लग गया, आप उसी योग में हमेशा शुभ कार्य करो। मैंने तो एडिशनल सिखाना है, किसी को मुकदमा दायर करना है तो जया तिथि में दायर करें, जीत होगी। अब पूछे जी जया तिथि कैसे आएगी, अब यहाँ तो नहीं बताऊंगा, क्लास में समझा रहा हूँ। देखो कैसे वकील आपका लड़ रहा है कोर्ट में, जज साहब ने कहा भाई अगली डेट ले लो, आपने कहा जी अगली डेट मेरे को 15 तारीख चाहिए। जज ने कहा ठीक है डन, आपको वो 15 तारीख तुरुप का यक्का है। क्यों? उस दिन जया तिथि थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आप जब भी कोर्ट की डेट लें जया तिथि पर ले लें, आप केस जीत की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं सब कुछ यहीं डिस्क्लोज कर दूंगा तो क्लास में कुछ नहीं बचेगा। क्लास में तो मैं इससे 1000 गुना मल्टीपल चीज दूंगा, मैं आपको एक चीज नहीं मल्टीपल चीजें दूंगा। तो मेरा कोई पता नहीं होता कौन सा क्या मेरे माइंड में आ जाए और मैं आपको दे जाऊं। भाई जेमिनी के अंदर मैंने आपको, ये कुलदीप जी हैं, जेमिनी कोर्स के अंदर मैंने योगिनी दशा फ्री ऑफ कॉस्ट कराई है, कुंडली लगा करके सिखाई है सबको। जी सर। और आपको अष्टावर्ग क्लास के अंदर नाड़ी की पॉइंट्स की टेक्निक भी सिखाई फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिशनल दिया, एक बोनस दिया। तो इस क्लास को भी जो करेंगे उनको बोनस में कोई ना कोई चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिलेगा, ये पक्का है। ये तो सिर्फ एक एब्रीवेटेड क्लास होती है, इंटरेक्शन होता है, आपसे समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको। किसी का कोई और क्वेश्चन है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन द क्लास। मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ कैसे है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये क्लास होगी कल स्टार्ट 8:30 बजे। एक सेकेंड, ये क्लास रहेगी टीटीएस को ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 8:30, 8:30 बजे। तो क्लास सिर्फ 5 नाम की होती है। अगर मेरे को लगता है कि एक एक्स्ट्रा क्लास देनी है वो दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना भूल गया, रुक जाओ जरा, मैं आपको बताना भूल गया, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। श्री राम जी की कुंडली डिस्कस होगी, आप लोगों ने आंसर देने हैं सर। श्री राम जी की कुंडली के, श्री राम जी की कुंडली में ला रहा हूं, देखता हूं कहां पड़ी है मेरे पास। शायद ये पड़ा है, ये आपको मिलेगा, पीपीटी मिलेगी, मैं शेयर कर रहा हूं, एक सेकंड खुल जाए, ये आ गया, एक सेकंड, ये पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी। ये देखिए मैंने बनाया है कुंडली के 12 भाव, हर एक चीज को अच्छे से समझाया गया है। सिर्फ ये बेसिक में इसलिए लिया, बहुत से लोग बेचारे जिनको समझ नहीं आता, ये सब आपको क्लास के पहले दिन ही आपको हैंड ओवर हो जाएगा कि आप इसे बार बार पढ़ें और क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, ये सारी पीपीटी बनाई है जो मैंने, ये आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये देखिए श्री राम जी की कुंडली आ गई यहाँ पर। ये राम जी की कुंडली लास्ट क्लास में डिस्कस होगी, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उत्तर आपने देने हैं। एक चीज मैं आपको अभी यहाँ पर समझाता हूं, जैसे बड़े ध्यान से सीखिए, मैं बताता हूं आपको। राहु जो है वो बुध को देख रहा है। अभी मैंने बताया लगन से तीसरा घर सिबलिंग, छोटे भाई बहन। तो राहु जो सर्प ग्रह होता है, सांप है, उन्होंने लक्ष्मण जी को राहु महाराज ने बांध दिया था, नागपाश में बांधे गए थे लक्ष्मण जी। आपको इस कुंडली को पढ़ना सिखाया जाएगा, इस कोर्स की और खास विशेषता ये है। लगन आप, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन, उसका स्वामी बुध, जिसको नवम दृष्टि से राहु देख रहा है, तो लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज है। ये छाया जैन जी से कह दीजिए सर, ये बंद कर दें, इनकी आवाज आ रही है बस। वही मेरे को समझ नहीं आता, सब लोग मेच्योर होकर भी इनमेच्योरिटी का परिचय देते हैं, ये समझ में मुझे नहीं आया इस जन्म में। भाई जब आप अनम्यूट तभी करें ना जब आपको क्वेश्चन पूछना है, जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछना तो आप अनम्यूट कर लीजिए ना अपने आप को।
ठीक है सर, तो हम लोग क्लास करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।